सैनिक परिवार के सभी सदस्यों, आज मुझे खुशी है कि हम बाहर से आए हुए हमारे साथी अक्सर से पांडे साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे ऑफिस सुपरिटेंडेंट देवी दयाल जी, हम चारों इधर हाज़िर हैं और हम आपसे कुछ अपने एक्स सर्विसमैन के बारे में जो उनके वेलफेयर इश्यूज़ हैं बताना चाहते हैं। साथियों, वैसे तो हम 27 अप्रैल 2008 से लगातार लगे हुए हैं सरकार को हम सभी पॉइंट्स अपने बताने के लिए। उसमें से बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ और बाकी है। तो आज मैं कुछ इश्यूज़ जो करंट हैं उसके बारे में सभी को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एक डिसेबिलिटी पेंशन को टैक्स करने के लिए सरकार ने अनाउंस किया था। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त एक सिटिंग एमपी हैं हमारे, वो नेवी के कैप्टन साहब जो कर्नल रैंक के आर्मी के मुताबिक होते हैं, वो साउथ गोवा से हैं। वो हमें एक मीटिंग थी, वहाँ मिले तो हमें खुशी हुई कि वो सारे इश्यूज़ आगे तक गवर्नमेंट तक उठाएंगे। वो तो जैसे कहते हैं कि अन्ना क्या मांगे दो आंखें, तो हमें तो एक ऐसा साथी मिल गया जो फौज से है, तो उन्होंने हमारे से इश्यूज़ मांगे, डिस्कस किया, तो हमने कुछ इश्यूज़ उनके पास भेजे। तो सबसे पहले तो ये डिसेबिलिटी पेंशन को टैक्स करने के लिए था। तो आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है और 53 अमेंडमेंट्स टू द फाइनेंस बिल किया था। उसमें से 45 अल्फ़ा जो अमेंडमेंट है वो हमारी डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में है कि अभी डिसेबिलिटी पेंशन को वो टैक्स नहीं करेंगे। बाद में रूल और रेगुलेशन जब बनेंगे, जो डेट बताएंगे, उसके बाद सोचेंगे। हमारी ये लगातार कोशिश होगी कि डिसेबिलिटी को बिल्कुल वो टैक्स ना किया जाए, क्योंकि देश की सेवा में अगर हम डिसेबल्ड होते हैं या रिटायरमेंट होने के बाद भी जो कुछ हमने अपने सर्विस के दौरान में हमारी बॉडी को डिफ़िकल्टीज होती हैं, तो उनको देखते हुए अगर हमको कोई भी डिसेबिलिटी होती है तो वो टैक्स नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा जो मेजर इशू है वो है 8th पे कमीशन जो आने वाला है। उसमें पहली टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमने पढ़ी तो उसमें ये आया कि जो जिसकी कटौती नहीं हो रही तो उसकी पेंशन जो है वो उसके बारे में 8th पे कमीशन को गवर्नमेंट ने ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी है। तो हमें उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट हुआ, तो हमने सरकार को भी लिखा है और ये उठाया भी मेंबर पार्लियामेंट के थ्रू कि इसका क्या मीनिंग है। हमारा तो पहले 1953 और 1959 में जो कमेटियां बैठी थी, उन्होंने ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जो हमारे को पेंशन्स देते हैं वो जॉब ऑलरेडी डन है उसकी, इसलिए इसमें कोई पेंशन्स को हिलाना या जोड़ना, उसमें माइनस करना या उसको हटाना नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में भी हमने सरकार से पूछा कि इसका क्या मीनिंग है, हमें बताएं। लेकिन ये गुजारिश है सरकार से कि कोई उसको जो पेंशनें हैं हमारी उसको और बढ़ोतरी करनी है, क्योंकि हमारी पेंशन ज़्यादा थी, अभी कम कर दी हुई थी, स्पेशली जॉइनर और जेसीओ के बारे में। लेकिन उसको और कम करना कोई उसमें गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारा पैसा ऑलरेडी उसमें से कट चुका है। जब हमारी पे और पेंशन फिक्स करी थी 1964 के अंदर जो पेंशन रेगुलेशन आए तो ऑलरेडी उसमें शामिल थी। इसी तरह 3rd पे कमीशन से लेकर अभी 7वें पे कमीशन तक हम साथियों को, हमारे फौजियों को जो भी कमी पेशी हुई है उसको हम सरकार तक बताते रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी काम था। जो तीसरा इशू है वो है 1 रैंक 1 पेंशन का। आप सबको मालूम है कि सरकार ने फाइनली 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया। हम धन्यवाद करते हैं अब सरकार का, लेकिन उसमें कमियां हैं जो कि 5 साल के बाद इक्वलाइज कर रहे हैं, तो 4 साल तक जो सीनियर है उसको कम पेंशन मिलेगी जूनियर से। तो हम चाहते हैं कि जो असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन है वो दी जाए। उसके बारे में हमने सरकार को कई बार हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 8th पे कमीशन को भी हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो हमारी जो 1 रैंक 1 पेंशन है उसको पूर्ण रूप से, जो असली वाली 1 रैंक पेंशन है, कि जो 2 सैनिक रिटायर होते हैं उनका अगर सर्विस एक जैसा है और रैंक एक जैसा है
तो उसको एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए। और वो कौन सी पेंशन? आज की पेंशन सभी पिछले वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछले वालों को, एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक, वन रैंक वन पेंशन, ये है इसकी डेफिनेशन। तो हम इस डेफिनेशन को बरकरार रखना चाहते हैं। सरकार के 6 डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये शामिल है कि यही डेफिनेशन रही है। और लेकिन जब ये लागू करी 7 नवंबर 2015 को, तो सरकार ने इक्वलाइजेशन 5 साल के बाद कर दिया, जो कि जब जब जो पेंशन की दर बढ़ेगी, बदली होगी, तो बढ़ी हुई दर जो है वो पिछले वालों को पास कर दी जाएगी। ये सरकार ने 5 साल के बाद करने के लिए किया हुआ है, जो कि हम समझते हैं कि वो इंसाफ नहीं है। इंसाफ तब होगा जब जब दर बढ़ेगी तो वो पिछले वालों को पास कर दी जाएगी। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। अगला है कि नोशनल मैक्सिमम। हमारे जब ये 2008 से जब हमने शुरू करा, मेडल सरकार प्रेसिडेंट साहब को भी वापस किए, रिटर्न किए कि नॉन ग्रांट ऑफ वन रैंक वन पेंशन। तो उस वक्त पहले तो 2009 में एक कमेटी बैठाई, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी और यही डेफिनेशन दे दी। 2012 में करी, फिर 2011 में उससे पहले एक कमेटी बैठी, वो एमपीज की कमेटी थी, जिसको कुशियारी कमेटी नाम से जाहिर किया जाता है। उन्होंने भी बढ़ाते रहे थोड़ी थोड़ी हमारी पेंशनें, लेकिन वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया। लेकिन कुशियारी कमेटी ने वन रैंक वन पेंशन को रिकमेंड किया सभी रैंक्स के लिए, जवान, जेसी और ऑफिसर्स के लिए। और उसमें उससे पहले 2012 की कमेटी के बाद नोशनल मैक्सिमम जो था उस रैंक का और उस ग्रुप का और उस सर्विस का, अगर रिटायर होते हैं तो वो होनी चाहिए। ये थी हमारी जेसीओज और जवान की पेंशन का कैलकुलेशन करना तीनों सर्विसेज में। तो वो जब सरकार ने वन रैंक वन पेंशन दिया, तो वो जो मैक्सिमम देनी शुरू कर दी 2013 से, 17 जनवरी 2013 में इसको लागू किया गया। लेकिन जब 7 नवंबर 2015 को वन रैंक वन पेंशन दिया, तो उस वक्त उन्होंने उसको एवरेज ऑफ द मैक्सिमम मिनिमम कर दिया। तो वो पेंशन जो मैक्सिमम थी ऑफ द रैंक एंड सर्विस, वो कम हो गई। तो इसलिए ये भी हमारे साथ इंसाफ नहीं था। लेकिन जो सरकार ने हमें दिया, पेंशनें तो बढ़ी, लेकिन वो वन रैंक वन पेंशन नहीं था। आज के दिन वो वन रैंक 5 पेंशन है, और नोशनल मैक्सिमम को हटाकर उन्होंने एवरेज ऑफ मैक्सिमम मिनिमम कर दिया, जो कि हमारे साथ इंसाफ नहीं है। अगला एक मेजर इशू है, वो है ऑनररी रैंक्स का। जो ऑनररी कमीशन सर्विस के दौरान मिलता है, तो ऑनररी जो रैंक, तो उसको तो ऑनररी रैंक की पेंशन देते हैं। लेकिन एक दिन भी रिटायरमेंट के बाद अगर ऑनररी रैंक मिलता है, तो उसको सब्सटेंटिव रैंक का पेंशन मिलता है। ये गलत है, क्योंकि कंडीशन दोनों के लिए एक ही है। नायब सूबेदार से सूबेदार, सूबेदार से सूबेदार मेजर, और ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन। सिर्फ हवलदार को, जिसको नायब सूबेदार बनती है, जो चाहे बाद में मिले, तो उसको वो ऑनररी रैंक की देते हैं। लेकिन नायब सूबेदार से सूबेदार, सूबेदार सूबेदार मेजर और ऑनररी रैंक लेफ्टिनेंट और कैप्टन को वो अगर सर्विस रिटायरमेंट के बाद मिलता है, तो उसको नहीं देते ऑनररी रैंक की, उसको सब्सटेंटिव रैंक की पेंशन मिलती है। हमारी ये सरकार से गुजारिश है कि ऑनररी रैंक का पेंशन ऑनररी रैंक का देना चाहिए, तभी उनको ये सेटिस्फैक्शन होगा और अच्छा लगेगा कि मेहनत करने के बाद इतनी कुछ उसको सभी बेस्ट परफॉर्मेंस के बाद उसको ऑनररी रैंक मिलता है। तो उसको ये ऑनर होनी चाहिए, सरकार भी उसको ऑनर करके उसको ये ऑनररी रैंक की पेंशन दे। ये केस भी AFT में लगा हुआ है और ये प्रोग्रेस भी चल रही है इसके ऊपर। अगला पेंशन है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन का जो हमारी, अगर हमारे जो एक्स सर्विसमैन है वो चला जाता है, तो जो फैमिली पेंशन है वो 60% कर दी जाती है ऑफ द ESM पेंशन। ये भी हमने बोला कि अभी तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ गई, उसका आदमी नहीं है, वो जॉब नहीं कर सकता। जो बच्चियां हैं वो पढ़ी नहीं है इतनी, उनको ज़्यादा जॉब नहीं मिल सकती, उनके सास ससुर भी उनके साथ आके रहने लग जाते हैं, और बाकी खर्चे तो वही हैं, एजुकेशन का, फीस का, बिजली का, पानी का, सब खर्चा वही है। तो हमने सरकार को ये गुजारिश करी थी कि जो फैमिली पेंशन डिफेंस सर्विसेज के लिए है, वो सेम रहनी चाहिए जो एक्स सर्विसमैन की है। इनफैक्ट देयर इज ए केस फॉर एनहांसिंग 25 to 50% मोर, सो दैट ये जो फैमिली जिसका जो उनका हस्बैंड वो देश की सेवा में लगा रहा सारी उम्र भर, जबकि जवानी में थे वो, और उनको अकोमोडेशन भी नहीं मिलती थी इतनी, जबकि वो पुलिस स्टेशन में भी आते थे,
तो उनके बच्चों की पढ़ाई, ये सारा कुछ कितना प्रॉब्लम है। और इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि डिफेंस सर्विसेज के लिए जो फैमिली पेंशन है वो एक्स सर्विसमैन की पेंशन के बराबर होनी चाहिए। अगर आप बढ़ोतरी नहीं कर सकते तो, अगर तो बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे रिजर्विस्ट, आप सबको मालूम है, देशवासियों को भी, कि कुछ लोग 1,76,000 हमारे जो सैनिक वो 1970 के बाद रिटायरमेंट कर दिए गए, रिजर्विस्ट के ऊपर भेज दिए गए, लेकिन उनको मिनिमम पेंशन देने लग गए। एक केस डाला गया कि जो रिजर्विस्ट पेंशन है वो ईएसएम पेंशन से 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनको आज 9,000 मिल रही है, जबकि उसके हिसाब से भी 12,423 रुपया 420 रुपये बनते हैं, और उससे थोड़ा सा वो नज़दीक जाएंगे। सरकार से गुजारिश है कि ये जो पेंशन है रिजर्विस्ट की, इसका केस भी एएफटी में है, और वहाँ तो हमने बोला है कि जो ईएसएम के पेंशन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप नहीं गया, उसको भेजा गया रिजर्विस्ट के ऊपर, वो किसी वक्त भी बुला सकता था, इसलिए दूसरी भी जॉब इतनी नहीं ले सका कि किसी वक्त भी हमको बुलावा आ सकता फौज से। और इसलिए रिजर्विस्ट पेंशन हम सरकार से गुजारिश करते हैं, ये भी एक बड़ी सीरियस और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे रिजर्विस्ट की पेंशन मिनिमम 2/3 होनी चाहिए ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगर वो पूरी एक्स सर्विसमैन की अगर नहीं सरकार देती किसी वजह से, अगर तो ऑनर करना चाहिए कि ईएसएम पेंशन के बराबर देनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगली एक है कि बाकी हर एक जो वर्ग है सोसाइटी का, उनकी अपनी अपनी उनके कमीशन बने हुए हैं, जैसे वुमेन कमीशन, SC कमीशन, इसी तरह ही और कमीशंस बने हैं, लेकिन एक्स सर्विसमैन का कोई कमीशन नहीं है। हम बहुत देर से ये एक डिमांड डाली हुई है 2008 से सरकारों के पास, और हम उनसे गुजारिश करते रहे कि एक एक्स सर्विसमैन कमीशन बनना चाहिए। जब हमारी मीटिंग चीफ से भी होती थी और हम सरकार से या पे कमीशन वालों से भी बोलते थे, ये एक बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि एक्स सर्विसमैन कमीशन जल्दी से जल्दी बनाया जाए, जिसका चेयरमैन भी एक्स सर्विसमैन हो और उसके मेंबर भी एक्स सर्विसमैन हो। एक जो है सेक्रेटरी या समथिंग, वो दूसरा आ सकता है ESW से या कहीं और से। तो ये ESM कमीशन जो है वो भी आना चाहिए। रिजर्व वैकेंसी। अगला एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सरकार ने ग्रुप D, C और B के लिए रिजर्व वैकेंसी लगा रखी हैं, वो तकरीबन काफ़ी हैं, अगर वो सारे के सारे 7,82,000, लेकिन ग्राउंड के ऊपर 50-60,000 रिजर्व भर रखी है, नॉट इवन 1%, नॉट इवन 2% ऑफ दिस। तो आपसे सरकार से गुजारिश है कि जो हमारी रिजर्व वैकेंसी है वो इन परपेचुइटी, मतलब हमेशा के लिए वो भरी होनी चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए सबको। ग्रुप A में भी होना चाहिए, ताकि आजकल जो महंगाई चल रही है और इतनी कीमतें बढ़ रही हैं और दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर भी बदली हो रहे हैं, उसमें हमें बहुत दिक्कत है। हमारे जवान जो कि 80-82% हमारे जवान हैं और 13 से 15% जेशो साहब हैं, 3 से 4% ऑफिसर साहबान हैं। तो इन सब के लिए ये जो गुजारिश है सरकार से, ये भी पूरी होनी चाहिए, जो कि एक बहुत एक इंसाफ की बात है, तो सरकार को जल्दी से देनी चाहिए। रेस्टोरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पावर। अभी 2-3 पॉइंट्स हमारे हेल्थ केयर के बारे में है। एक ECHS एक बहुत अच्छा एक संस्था जो हमारी बनाई गई, जिससे कि इम्पैनल्ड हॉस्पिटल बने पूरे देश में, और हमारे जो हेल्थ केयर के बाकी इश्यूज़ हैं उनके बारे में ये ECHS, उसमें एक MD है, बाकी उनके स्टाफ है, लेकिन ग्राउंड पे अभी अभी थोड़े ही दिन हुए जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी, जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल पूरी तरह से काम नहीं करते या वहाँ पे कोई करप्ट प्रैक्टिस चल रही है, तो उसके लिए शो कॉज नोटिस इशू होता था, जो कि MD से दे सकता था। अभी किसी वजहों से वो उनसे ले लिया गया, और ESW के सेक्रेटरी साहब अपने पास वो MOD करती है, जो कि एक ड्यूटी दी गई है MD को, उसको ये पावर होनी चाहिए कि वो शो काज नोटिस दे के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल की अगर कोई भी त्रुटियां हैं उनको दूर करे, ताकि एक्स सर्विसमैन को अच्छी हेल्थ केयर मिले। अगला जो इशू है, जो अलॉटमेंट ऑफ फंड्स है, वो पूरी तरह से नहीं मिलता। हमारा खर्चा जैसे कि 4,800 करोड़ रुपया पिछले साल दिसंबर तक वो जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल का ड्यूज थे वो नहीं पे हुए थे, और टोटल खर्चा जो था वो 12-13 हज़ार करोड़ रुपया हो गया। हमारी जो हम संस्था ने, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने सरकार को रिकमेंड किया है, जो पिछले साल का खर्चा है
उससे 50% एडिशनल अलॉटमेंट राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर से इन अप्रैल MDCHS को अलॉट कर दें ताकि वो इसको अच्छे तरीके से पूरी तरह सर्विस कर सके। जो रेट्स हैं, एक और इशू आता है, जो रेट्स हैं जो ECHS के, वो भी एवरेज रेट से थोड़ा क्लोज होने चाहिए जो मार्केट रेट्स हैं, लेकिन मिनिमम रेट्स दे रहे हैं। मिनिमम रेट से हमारे को बहुत प्रॉब्लम आती है एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर एडमिशन लेने के लिए। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल अपने को एम्पैनल तो करा लेते हैं नाम ऊंचा करने के लिए, लेकिन फिर वो एक्स सर्विसमैन को एडमिशन नहीं देते, द बेड नॉट अवेलेबल, नॉर्मली ये कह देते हैं, या और जो है इश्यूज वो भी उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये जो एक इशू है, जो रेट्स हैं वो भी क्लोज होने चाहिए जो मार्केट रेट के ऊपर। एक इशू जो मैं बात करना चाहता था इन सभी इश्यूज के बाद, ये सारे के इश्यूज उस MP ने आगे तक पहुँचाए हैं, रक्षा मंत्री तक। और उनका 8th पे कमीशन का जो इशू है कि जो मिनिमम जो उन्होंने बताया कि हमने सब्सक्राइब नहीं किया, हमने 8th पे कमीशन को भी लिखा है, हमें टाइम मिले हम आप उनके पास जाकर उनको बताएंगे कि हमारा जो सीनियर मोस्ट जो एक क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर है, एक जेशो साहबान, उसको उन्होंने एक UDC क्लर्क के बराबर उन्होंने इक्वल कर रखा है 7th पे कमीशन तक। वो नहीं होना चाहिए, उसको भी उसी लेवल पे जो सीनियर मोस्ट गजेटेड क्लास 2 ऑफिसर है उसके बराबर की आकर तभी उनकी पेंशन्स और पे जो है बढ़नी चाहिए, ताकि पेंशन भी उसी तरीके से आगे बढ़े। अभी मैं एक बात करना चाहता हूं कि हमारी संस्था का जो स्ट्रक्चर है, आप सबको मालूम है कि एक्स सर्विसमैन जो IESM है, ये 2008 में ये संस्था बनी पूरे देश भर में और सभी स्टेट्स में और सभी यूनियन टेरिटरीज में। तो उस वक़्त ये देखा गया कि हमारा जो एक तो पूरे मेंबर्स बने, फिर एक कॉलेजियम बनता है, हर 300 मेंबर के पीछे एक मेंबर जो कॉलेजियम में आता है, फिर वो कॉलेजियम से हम जो सिलेक्ट करते हैं, हमारी गवर्निंग बॉडी भी सिलेक्ट होती है जिसमें 21 मेंबर एज पर प्रेजेंट स्ट्रेंथ है और कॉलेजियम की स्ट्रेंथ भी तकरीबन 120 के बराबर है। तो ये पूरे देश में हो रहा है। आप सबको एक गुजारिश है कि इसको सीरियस लेकर आप पूरे कॉलेजियम की जो इलेक्शंस हैं स्टेट वाइज, जो स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स हैं, तहसील के मेंबर्स हैं, कमेटियां हैं, ब्लॉक की कमेटियां हैं, मिलकर जो इच्छुक और इसमें हिस्सा लो, योगदान करो, भाईचारा बढ़ाओ, ताकि हम सब मिलकर अपने जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस करें, आगे तक पहुँचाएं। जो हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं उनको कराएं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें और फिर आगे तक बढ़ें सेंट्रल हेडक्वार्टर तक। हमारी एक बहुत अच्छे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिसके प्रेसिडेंट जो कि नेपाल भी उसमें शामिल है, एक कर्नल सुबीराज गुरुंग साहब हैं, और ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है वो काम कर रहा है ग्राउंड के ऊपर। आप सबसे गुजारिश है कि जो स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं और स्टेट कमेटियां हैं, वो कॉलेजियम इलेक्शन जो है वो ग्राउंड के ऊपर करें और इस तरह से विस्तार करें कि जो राइट और लेफ्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे कोऑपरेशन करके वो अपने मेंबर, हर 300 मेंबर के पीछे एक मेंबर उसको इलेक्ट करें और अपनी जो साथ जुड़ती हुई है वो है मेंबरशिप ड्राइव। साथियों, हम वहाँ पे स्थिर हो गए तो फिर उसका कोई उतना लाभ नहीं हो पाएगा। जो नए बंदे रिटायर हो रहे हैं, जो नए एक्स सर्विसमैन बन रहे हैं, वो कैसे पॉइंट अपने बताएंगे जो उनके पास है, या टाइम टू टाइम और पॉइंट खड़े होते हैं। उन सभी पॉइंटों को लेने के लिए हम ये सब को जोड़ना चाहते हैं। जो लेटेस्ट है, हम ये चाहेंगे कि हर मेंबर जो किसी भी कमेटी का बनता है वो अगर हर महीने 10 मेंबर भी बनाए तो हम पूरे इस वक्त 25 लाख के करीब हमारे जो फौजी हैं, 6.5 लाख विडो हैं, हम चाहेंगे कि उसका 80% मेंबरशिप ले लें। एक बड़ी मेंबरशिप बन जाएगी। लोकल जो है आपकी कमेटियां मेंबर्स बने रहें, ऑर्गेनाइजेशन भी बने रहें। 300 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी जुड़े, जैसे ISM के साथ 150 से ऊपर ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई हैं, और जो मेंबरशिप है वो ड्राइव करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम अपनी इंडियन एक्स सर्विसमैन को रियल तरीके से हम फौजियों के वेलफेयर के लिए, उनके फैमिली के वेलफेयर के लिए, उनके डिपेंडेंट्स जो हैं उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके सभी तरह की सेवा मदद के लिए हम जुट जाएं। साथियों,
काम तो बहुत है। हम चले अकेले थे, निकलते निकलते हम एक काफिला बनते चले गए। तो हम सभी मिलकर 2008 से अभी तक 18 साल हो गए हैं। आओ आगे बढ़े, हर जगह से हमारे इस पैगाम को, हम जो अभी साथी साहब बैठे हुए हैं, और हम आपसे गुजारिश करेंगे, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं पांडे साहब, और सुरेंद्र जी आए हुए हैं बक्सर से, तो हम यही गुजारिश करेंगे, और हमारे देवी दयाल साहब, हम सब लगे हुए हैं 24 घंटे, 60 बाई 60 मीन्स एवरी सेकंड आपके लिए हाजिर हैं। आपको कोई भी इश्यूज हैं, मिलके हमें बताओ, सॉल्व करो ग्राउंड पे लोकली, अगर नहीं हो जाएगा तो हमारे तक आगे तक पहुँचाओ। एक और हमने शुरू कर रहे हैं, एक बेंगलोर में हमारे कर्नल साहब हैं, वो एक नए सिस्टम से वो एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं ताकि कोई भी सवाल उठाया जाए और उसका आंसर उनको मिल जाए। तो हमेशा के लिए तैयार होगा उसको, जो नए जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके उसको बनाए जा रहे हैं, जो कि हमारी मदद में करें। साथियों, ये इश्यूज़ हैं। हम अभी अपने जनरल सेक्रेटरी साहब को भी बोलेंगे कि इनके पास कोई एक आधा इशू है, 2, 3, 4 जितने भी हैं वो भी आप सबको बताएं। थैंक यू सर। आपने जो हमें एक रास्ता दिखाया है, जितनी मेहनत की है, जो गाइडलाइन दी है, उसके लिए बहुत बहुत आपको सैल्यूट है। हम सब एक्स सर्विसमैन का जो मुद्दा आपने उठाया उसका बहुत सारा अचीवमेंट हुआ। आज हम सब यूनाइटेड हैं। सरकार के पास जो है हमारी सारी डिमांड जो अभी आपने बता दिया है उसमें कुछ छोड़ा नहीं है। एर्थ पे कमीशन आने वाला है, मुझे उम्मीद है कि आपकी मीटिंग उनसे फिक्स होगी, और ये जो अभी एमपी साहब मिले हैं जिसमें सरकार में भी है हमारी बात पहुंचाएंगे, और मुझे 100% उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम और सक्सेसफुल होंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये जो कोलिजियम मेंबर का इलेक्शन जो होने वाला है उसमें आप सब बढ़ चढ़ करके के भाग लें और मेंबरशिप ड्राइव बढ़ाएं। हमारा आप लोग जब बढ़ेंगे तो सेंटर का भी हौसला बढ़ेगा, और हम कोई एम जो लेकर के चला है आगे भी ये खत्म होने वाला नहीं है। हमारा वेलफेयर जो है चलता रहेगा, सरकार से लड़ते रहेंगे, और जो बहुत कुछ हमने अचीव किया है, आगे अभी बहुत कुछ बाकी है, उसके लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने टाइम दिया और हम लोगों को गाइडलाइन दी, हम इस पर काम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। आखिर में मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि यूनिटी जो है वही काम करती है। यूनाइटेड हो जाओ, भाईचारा बढ़ाओ, प्यार बढ़ाओ, एक दूसरे के साथ मिलो, ताकि पूरे देश में इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट और एक्स सर्विसमैन ऑफ इंडिया हम सब मिलके दूसरी संस्थाओं को भी साथ लेकर, IESL है, उनसे भी कोऑपरेशन करके हम पूरे देशवासियों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर। तो हम हमेशा देश के लिए हाजिर हैं। हमारे लिए देश सबसे आगे, उसके बाद हमारे लोग, और आखिर में हमारा अपना कोई भी इंटरेस्ट होगा। तो हम हमेशा की इसी तरह रहेंगे। जो भगत सिंह ने बोला था, हमने तो जब वादिये गुर्बत में कदम रखा था तो दूर तक मादरे वतन आई थी समझाने को। साथियों, हम उसी के ऊपर कायम हैं, हमेशा कायम रहेंगे। एक सिपाही एक ऐसा घास भी नहीं होता, वहां जाके सेवा करता है देश की, इसलिए कि वो अपनी भारत माता को हमेशा याद रखता है, और भारत माता का नाम ऊंचा करने के लिए, उनका श्रेय लेने के लिए और देश भर की सेवा करने के लिए अपने आप को निछावर कर देता है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ। ही डज सो। ए सोल्जर सब कुछ करता है इसलिए कि वो आज देता है अपना तुम्हारे कल के लिए, ताकि देश सुरक्षित हो, देश सेफ हो और देश आगे बढ़े। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।